गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। मैं सुरेंद्र कुमार भारत आप सब लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटी लाइव में। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th के ही लेसन नंबर फर्स्ट द राइज ऑफ द नेशनलिज्म इन यूरोप में एक ऐसे टॉपिक को जो एग्ज़ाम में हर बार पूछा जाता है। बिकॉज़ इस चैप्टर की अगर बात करें तो इसमें दो ऐसे क्वेश्चन हैं जो हर बार रिपीट होते हैं, या दोनों में से एक क्वेश्चन हमेशा आता है। एक क्वेश्चन यूनिफिकेशन ऑफ इटली और दूसरा क्वेश्चन यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। यानी दोनों क्वेश्चन में से हर बार एग्ज़ाम में अकॉर्डिंग टू दी 4 मार्क्स या अकॉर्डिंग टू दी 6 मार्क्स जो क्वेश्चन है वो पूछा जाता है। और अब चाहे किसी भी एग्ज़ाम को देख लीजिएगा, लास्ट ईयर के जो भी प्रीवियस पेपर्स हैं, तो आपको दोनों में से एक क्वेश्चन आपको पक्का मिलेगा। तो ज़्यादा देरी नहीं करेंगे, मोस्ट अवेटेड जो क्वेश्चन है आज इसको डिस्कस करेंगे और बहुत ही आराम से और बहुत ही अच्छे तरीके से इसे करने की हम कोशिश करेंगे। द हेडिंग इज़ यूनिफिकेशंस ऑफ जर्मनी। इट मीन्स जर्मनी का एकीकरण या जर्मनी को एक कैसे किया गया, उसको यूनिफाइड कैसे किया गया, उसको लेकर। फर्स्ट वन इज इंट्रोडक्शंस मोबिलाइजेशंस ऑफ नेशनल सेंटिमेंट्स बाय कंजर्वेटिव्स। इट मीन्स कि अगर हम बात करें परिचय की, तो किस तरीके से लोगों के अंदर फीलिंग्स आई और किस तरीके से रूढ़िवादी जो लोग थे उनका काफ़ी की रोल रहा यूनिफिकेशंस के अंदर। In 1848, nationalism in Europe moved away from the associations with democracy and revolution। यानी 1848 की अगर हम लिबरल मूवमेंट्स की बात करें और उसके बाद अगर हम बात करें यूरोपियन कंट्रीज़ की, तो वहीं से शुरुआत होती है कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी की। और डेमोक्रेसी से जो एसोसिएटेड जो दूसरे जो प्रिंसिपल्स थे उनकी, और उन्हीं सब बातों को लेकर 1848 में लिबरल मूवमेंट होता है यूरोपियन कंट्रीज़ में। नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स वर ऑफन मोबिलाइज्ड बाय कंजर्वेटिव्स फॉर प्रमोटिंग स्टेट पावर्स एंड अचीविंग पॉलिटिकल डोमिनेंस ओवर यूरोप। यानी ऐसा बिलीव किया गया, ऐसा माना गया कि जो नेशनलिस्ट जो थे, राष्ट्रवादी जो भावनाएं थी, उनका प्रसार हुआ और उन्होंने कहीं ना कहीं रूढ़िवादी जो ताकतें थी उनको कंट्रोल करने की कोशिश की, उनको ओवरकम करने की कोशिश की और स्टेट के अंदर अपनी पावर को बढ़ाने की बात करें। बट शायद ऐसा नहीं हो पाया और 1848 के बाद में रूढ़िवादी जो ताकतें थी वो पावरफुल रही यूरोपियन जो कंट्रीज़ थे वहाँ पर, और एक बार फिर से उनका कब्ज़ा, एक बार फिर से उनका डोमिनेंस काबिज़ हो गया इन द टेरिटरी ऑफ जर्मन एम्पायर, इन द टेरिटरी ऑफ European countries. This can be observed in the process by the Germans and Italy comes to be and unified as nation state। यानी इसी के रीज़न बीइंग, इसी प्रोसेस को अगर देखा गया, इसी प्रोसेस को फॉलो किया गया और जिसने धीरे धीरे कहीं ना कहीं रास्ते खोल दिए जर्मनी की यूनिफिकेशंस के और इटली की यूनिफिकेशन के, या इनको राष्ट्र राज्य बनाने की बात होने लगी। कंडीशंस ऑफ जर्मन कन्फेडरेशंस बिफोर यूनिफिकेशन। यानी यूनिफिकेशन होने से पहले जर्मन जो महासंघ था उसके क्या कंडीशंस थी उनके बारे में। एफर्ट्स बाय मिडिल क्लास ऑफ यूनाइट जर्मनी बट फेल्ड। यानी 1848 के अंदर लिबरल जो डेमोक्रेसी थी, लिबरल जो मूवमेंट्स था, लिबरल जो रेवोल्यूशन हुई, वो फेल रहती है अपने ऑब्जेक्टिव में, अपने एम में, और एम जो था वो था यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। फेलियर ऑफ 1848 रेवोल्यूशन। नेशनलिस्ट फीलिंग्स वर वाइड स्प्रेड अमंग मिडिल क्लास जर्मन्स हु इन 1848 ट्राई टू यूनाइट द डिफरेंट रीजन्स ऑफ द जर्मन कन्फेडरेशंस इनटू ए नेशन स्टेट गवर्न्ड बाय एन इलेक्टेड पार्लियामेंट। इट मीन्स कि नेशनलिस्ट फीलिंग की बात करें या राष्ट्रवादी भावनाओं की बात करें तो वो कहीं ना कहीं मिडिल क्लास लोगों के द्वारा जर्मन एम्पायर में फैली तो हुई थी, और उन्होंने कोशिश भी की थ्रू दी लिबरल मूवमेंट, थ्रू द लिबरल रेवोल्यूशन इन 1848
बट दे वर फेल्ड इन देयर ऑब्जेक्टिव इन देयर एम। उन्होंने कोशिश की कि जो भी जर्मन एम्पायर के डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स हैं उन सबको कंबाइंड करके और एक नेशन स्टेट बना दिया जाए, बट ऐसा करने में वो कहीं ना कहीं फेल रहे, उनकी इलेक्टेड पार्लियामेंट फेल रही। दिस लिबरल इनिशिएटिव्स टू नेशन बिल्डिंग वाज हाउएवर repressed by the combined forces of the monarchy and the military, spotted by the large landowners called Junkers of Persia. इट मीन्स ये जो रेवोल्यूशन हुई, लिबरल मूवमेंट्स की बात करें या लिबरल रेवोल्यूशंस की बात करें, तो हालांकि उनका जो आइडियाज़ था वो काफ़ी मजबूत था, बट इस आइडियाज़ को दबा दिया गया बिकॉज मोनार्की की बात करें, राजशाही की बात करें, मिलिट्री की बात करें या फिर लार्ज लैंड ऑनर्स की बात करें, तो वो सब इन चीज़ों के अगेंस्ट थे और इन्हीं ने अपने आप को कंबाइंड किया। किसने? मोनार्की ने, मिलिट्री ने एंड लार्ज लैंड ऑनर ने। इन सब ने मिलकर लिबरल जो मूवमेंट था उसे दबा दिया, उसे ख़त्म कर दिया गया और यही रीज़न रहा 1848 रेवोल्यूशन की ख़त्म होने का, उसकी फेल रहने का। स्टेप्स टुवार्ड्स जर्मन यूनिफिकेशन। अब देखिए, हालांकि 1848 की जो रेवोल्यूशन थी वो ख़त्म तो हुई, बट उसके बाद भी लोगों के अंदर जो फीलिंग्स थी उसको पूरे तरीके से सप्रेस नहीं किया गया और कहीं ना कहीं लोगों ने कोशिश करना शुरू किया, किसके लिए? जर्मन यूनिफिकेशन के लिए। राइज ऑफ पर्शिया टू यूनाइट जर्मनी। पर्शिया टुक ऑन द लीडरशिप ऑफ द मूवमेंट्स फॉर नेशनल यूनिफिकेशन। कहीं ना कहीं पर्शिया के अंदर शुरुआत होती है यूनिफिकेशंस को लेकर और पर्शिया एक लीडर के रूप में सामने आता है और धीरे धीरे इस यूनिफिकेशन के मॉडल को, इस यूनिफिकेशन के मूवमेंट को आगे की ओर बढ़ाता है। इट्स चीफ मिनिस्टर ओटो वॉन बिस्मार्क वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ दिस प्रोसेस। यानी पर्शिया के जो चीफ मिनिस्टर थे वो इस पूरी क्रांति के, इटली के और जर्मनी के अगर यूनिफिकेशन की बात करें तो उसके वो आगंतुक थे या उनको पहला व्यक्ति माना जा सकता है जर्मनी के यूनिफिकेशन का। ओटो वॉन बिस्मार्क एंड 3 वॉर्स ओवर 7 ईयर। यानी ओटो वॉन बिस्मार्क के द्वारा 3 सालों के अंदर 7 युद्ध लड़े जाते हैं, 7 वॉर किए जाते हैं और किस तरीके से वो इन युद्धों में जीतते हैं और जीतने के बाद में वो इन सब एरियाज़ को अपने अंडर कंट्रोल करके यूनिफाइड करते हैं और यूनिफाइड करने के बाद में एक यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट किया जाता है। Otto von Bismarck was the architect of the process of unification of Germany. He carried out with the help of the Prussian army and bureaucracy. यानी कहीं ना कहीं ओटो वॉन बिस्मार्क होता है, उसकी सहायता करते हैं वहाँ के लोग, वहाँ की ब्यूरोक्रेसी या वहाँ के जो जॉब होल्डर जो लोग होते हैं वो लोग, यानी नौकरशाही। 3 वॉर्स ओवर 7 ईयर। 3 सालों के अंदर 7 युद्ध लड़े जाते हैं बाय दी बिस्मार्क विद ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया को हराया जाता है, देन डेनमार्क को फिर हराया जाता है एंड देन फ्रांस को फिर हराया जाता है। एंडेड इन पर्शियंस विक्ट्री एंड कंप्लीटेड द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन। इट मीन्स कि बाय दी बिस्मार्क जो 3 वॉर्स किए जाते हैं विद द कंट्रीज ऑफ ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस, तीनों को हरा कर तीनों की बाउंड्रीज को कंबाइंड किया जाता है एंड आफ्टर दैट ही कंप्लीटेड द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। तो इस तरीके से जर्मनी का यूनिफिकेशन है वो पूरा होता है। ठीक है, अब जर्मनी का जब यूनिफिकेशन पूरा हो जाता है तो उसके बाद भी कुछ चीज़ें और निकल कर सामने आती हैं, उनको डिस्कस करना भी बहुत ज़रूरी है। पर्शियन किंग विलियम्स फर्स्ट वॉज प्रोक्लेम्ड जर्मन एम्परर इन जनवरी 1871। द पर्शियन किंग विलियम फर्स्ट वॉज प्रोक्लेम्ड जर्मन एम्परर इन ए सेरेमनी हेल्ड एट ब्रसेल्स। यानी 1871 के अंदर जनवरी में पर्शियन जो किंग थे विलियम फर्स्ट, उनको वहाँ का एम्परर घोषित किया जाता है, वहाँ का राजा बनाया जाता है। ऑन द बिटरी कोल्ड मॉर्निंग ऑफ 18 जनवरी 1871 एन असेंबली वॉज गैदर्ड इन द अनहीटेड हॉल ऑफ मिरर्स इन द प्लेस ऑफ वर्साइल।
यानी 18 जनवरी 1871 को एक असेंबली कंडक्ट की जाती है। लोग गैदर्स होते हैं, इकट्ठे होते हैं, कहाँ पे? हॉल ऑफ मिरर में। और वहाँ इकट्ठे होकर जो रूल्स थे उनकी बात की जाती है, गवर्नमेंट की बात की जाती है, हायर अथॉरिटी की बात की जाती है, इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर्स की बात की जाती है। द असेंबली वॉज कंप्राइजिंग द प्रिंसेस ऑफ द जर्मन स्टेट, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द आर्मी, इंपॉर्टेंट पर्शियन मिनिस्टर इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर्स ऑटोवन विस्मार्क। यानी इन अगर असेंबली की बात करें तो इस असेंबली के अंदर राजकुमार, इसके अलावा जर्मन स्टेट्स के जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो लोग, आर्मी के लोग, प्लस पर्शियन जो मिनिस्टर थे वो, और प्लस इसके साथ साथ सबसे इम्पॉर्टेंट जो पर्सन था दैट इज़ ऑटो वन बिस्मार्क, वो भी इस असेंबली में प्रेजेंट रहता है। दे गैदर्स टू प्रोक्लेम द न्यू जर्मन एम्पायर हेडेड बाय केजर विलियम फर्स्ट ऑफ पर्शिया। यानी सब लोग मिलकर एक कंबाइंड डिसीजन लेते हैं, एंड डिसीजन इज़ दैट इज़ कि जो केजर विलियम फर्स्ट हैं वो अब पर्शिया के नए चीफ होंगे, नए हेड होंगे। इस तरीके से जर्मन यूनिफिकेशन की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट कर ली जाती है। नेशन बिल्डिंग प्रोसेस इन जर्मनी एंड मॉडर्नाइजेशंस ऑफ जर्मन। द नेशन बिल्डिंग प्रोसेस इन जर्मन्स हैड डेमोन्स्ट्रेटेड इन डोमिनेंस ऑफ पर्शिया स्टेट पावर। यानी जैसे ही जर्मनी का यूनिफिकेशन कंप्लीट होता है तो उसकी यूनिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद जो मेन डोमिनेंस रहता है वो रहता है पर्शियन स्टेट्स का। द न्यू स्टेट्स placed a strong emphasis on modernizing the currency, banking, legals and judicial systems in Germany। यानी जर्मनी के अंदर अब सारी ओल्ड जो चीज़ें थी उनको रिड्यूस किया जाता है, उनको डिनाई किया जाता है, और नई चीज़ें हैं उनको इंट्रोड्यूस किया जाता है बाय द न्यू गवर्नमेंट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट नेम्ड केसर विलियम फर्स्ट। नई करेंसी, नया बैंकिंग सिस्टम, नया लीगल सिस्टम, नई जुडिशरी। पर्शियन मेजर्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफन बिकम्स ए मॉडल फॉर द रेस्ट ऑफ जर्मनी। यानी अगर इस पर्शिया के मॉडल की बात करें तो ये पूरे जर्मन एम्पायर के लिए एक नया मॉडल स्थापित हुआ, एक रोल मॉडल स्थापित हुआ, बिकॉज कहीं ना कहीं दूसरे कंट्रीज़ भी अपने आप को यूनिफाइड करना चाहते थे जर्मनी की ही तरह। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करूंगा कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। कल फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।